गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है, जिसको हम रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। रामानुजन का जन्मदिन 22 दिसंबर सन 1888 को तमिल गणितीय विश्लेषण में, और उनका एक मैजिकल नंबर था जिसे हार्डी रामानुजन नंबर से जाना जाता है, वो 1729 है। और आज के दिन मैंने 4 बनाए मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स किसी भी संख्या, प्रतीक या फिर व्यंजकों को व्यवस्थित रोज या कॉलम में कर सकते हैं, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। एंड उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर A = A ट्रांसपोज। गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज राष्ट्रीय गणित दिवस है। इस पर मैंने प्रोबेबिलिटी के ऊपर कार्ड बनाया है, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जिसकी घटना हमें पहले से पता रहती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है। ये मॉडल बनाया है जिसमें कि एलिप्स में 2 फोकस हैं, और जो इस एक फोकस इसका सम और इसका सम इक्वल टू ये नीचे वाली लाइन का सम होता है। और इसका प्रयोग जैसे कि उसमें किया जाता है, जैसे कि फौजी वगैरह उसमें किया जाता है। अगर वो इस पॉइंट पे खड़ा है और दुश्मन अगर इस पॉइंट पे खड़ा है, तो निशाना यहाँ से लगाएंगे और वो एक गोली यहाँ पे लग जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने ये एलिप्स का मॉडल बनाया है। दिसंबर 1887 में हुआ, उसको हम उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे, फिर उनका डेट ऑफ मंथ लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे 2 भागों में, और उनको जोड़ने पर हमको 139 आएगा, 139 प्राप्त होगा। फिर अगर हम यहाँ से उनकी डेट ऑफ बर्थ इसको मंथ टोटल जोड़े तो 139 आएगा, और फिर हम इधर से ऊपर से नीचे से कहीं से भी जोड़े तो 139 आएगा। ऐसे कोई भी व्यक्ति अपने लिए बना सकता है, बताओ। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अपने लिए अपना मैजिक स्क्वायर बना सकता है, जैसे कि मैंने अपना मैजिक स्क्वायर यहाँ पे बनाया। देखो ये सुधांशु ने ये अपना बनाया मैजिक स्क्वायर। ये जो नीचे वाली डेट ऑफ बर्थ है वो सुधांशु की है। 7/2008 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और मैंने इस फॉर्मूले की मदद से अपना मैजिक स्क्वायर बनाया है, जिसमें आगे से अपना ईयर का आगे से अपने ईयर की उसमें एक जोड़कर एक 9 आया, जिसमें 8 था उसमें एक जोड़कर 9 आया। फिर C-1 तो मेरा 20 था, तो उसमें से एक -1 करके 19 आया। फिर B-3 करके तो मेरा मंथ ईयर था 7, तो उसमें से -3 करके आया मेरा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज प्रियांश नेगी, आई स्टडी क्लास 11B। तो आज हमने राष्ट्रीय गणित दिवस में प्रोबेबिलिटी बनाई है। इसका मतलब होता है किसी घटना के घटने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। इसका सूत्र है P = कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। और ये कभी भी 0 से कम नहीं होते, और ये 1 से ज़्यादा नहीं होता। और जैसे कि हमने ताश के पत्तों में बनाया है, तो ताश के टोटल पत्ते 52 होते हैं, उसमें एक पत्ते की आने की प्रायिकता 1/52 होती है, और 4 किंग आने की प्रायिकता 4/52 होती है, और रेड क्वीन आने की प्रायिकता 1/52 होती है, और जोकर आने की प्रायिकता 4/52 होती है। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला के ऊपर, तो जैसे उच्चतम और निम्नतम होते हैं, ये ग्राफ है, इसे ग्राफ की सहायता से समझा जा सकता है। और ये वर्तमान और आसमान फलन, इसे भी ग्राफ की सहायता से समझा जा सकता है। जब ग्राफ में कोई संख्या ऊपर जाती है तो वो फलन वर्तमान होता है, और जब वो संख्या नीचे को जाती है तो आसमान होता है। संख्या नहीं जाती, फंक्शन का ग्राफ जाता है। और इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे d/x of x की पावर इक्वल टू n x की पावर। हाँ, तो क्या समझाना चाह रहे तुम इससे, ये भी बताओ। गोलियां डाली, वो में से बीच में आएंगी, बीच में ज्यादा आएंगी, है ना, साइड में कम आएंगी, बीच में ज्यादा क्यों आएंगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शानी नेगी। हमारा प्रोजेक्ट है कि पाई की वैल्यू 22/7 क्यों आती है। तो जो हमारा एरिया सर्कल है, इसकी वैल्यू होती है πr², जिसको हम 3.14 के उसमें लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया है, जिनको हमने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। पाई मतलब r², जिनको मिला के होगा 3r²। और यहाँ पे हमने एक स्क्वायर को अलग रखा है, जिनमें एक ही उसमें हो जाएगा पॉइंट में, तो इसकी वैल्यू होगी पूरी 3.14। तो ये हमारा बताता है कि पाई की वैल्यू 22/7 करके तो दिखाओ। जो ये पूरा हमारा सर्कल में ये फैब्रिक है, तो ये हमारे उसमें पूरे फिल हो जाएंगे। कितने ब्लॉक फिल होंगे? 3 और ये 1 ब्लॉक्स और 1। My name is Manish, I study in class 11B. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अखिल, आई स्टडी इन क्लास 11B।
Our model is about Cartesian plane and graph. When two number line intersect at the point of 0, 0, then they form a Cartesian plane. The horizontal line called x-axis and the vertical line called y-axis. Now we see some graphs. The graph of y is equal to x. Now we see the next graph. The graph when y is constant. When the value of y is constant, then the graph will be parallel with the x-axis. Let's see the next graph. The graph of y is equal to mod x. This is the graph of y is equal to mod x. y is equal to x square. When the value of x is 1, when the value of y is equal to 1, then the value of x is equal to 1. When the value of y is equal to 2, then the value of x is equal to 4. Thank you. इसमें डोमेन और कोडोमेन होता है, तो कोडोमेन की इमेज कोडोमेन पे बनेगी, उसी पे बनेगी। मैनी वन फंक्शन में इमेज तीनों की एक ही में बनेगी, और ऑन टू फंक्शंस में दो की इमेज एक ही में बनेगी और एक छूट जाएगा नीचे। हाँ, रिफ्लेक्सिव दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो जो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ते हैं उसमें क्या होता है? रिफ्लेक्सिव उसमें वन वन फंक्शंस तो मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ARA है ना? इसकी इमेज 1 1 है तो 2 2 भी। हाँ, मतलब अगर किसी सेट में एलिमेंट है 1 2 3 तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 12th में तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन है ना, ये तो 11th में है ना, अभी पेपर भी देना है। अच्छा है, इस परपेंडिकुलर के इस बेस के परपेंडिकुलर पे काट के हमें ये शंकु प्राप्त होगा, जिसके नीचे ये सर्कल बनेगा। और अगर हम इसको तिरछे में काटें तो हमें ये एलिप्स प्राप्त होगा, जैसे कि ये है। और अगर हम इसको ऐसे में काटें तो हमें ये हाइपरबोला प्राप्त नहीं, ये वाला हाइपरबोला प्राप्त होगा। यस सर, ये पैराबोला प्राप्त होगा। अगर हम इसको ऐसे में काटें तो हमें ये हाइपरबोला प्राप्त होगा। My model is about ellipse. An ellipse is a closed oval shape defined as a set of a point where where the sum of distance to two fixed point called foci is always constant. Ellipse has two focus and one center, and for an ellipse eccentricity's value is always between 0 and 1. Ellipse is a continuous arc and the standard equation of major axis for ellipse. लेकिन जब आज का दिन काफी खास है इस लिहाज से कि इंसान की बुद्धि कितनी स्ट्रांग होती है, रामानुजम यही हमें सिखाते हैं। मतलब उनकी बुद्धि कल्पनाओं से भी परे थी। आज हम इन सब ज्यादा उम्र के हो गए जब ये गुजर गए थे। मात्र 32 साल की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया था ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के कारण। लेकिन उस 32 साल की उम्र में उन्होंने जो अचीव किया है उसका शायद 1% हम इस उम्र में भी नहीं अचीव कर पाए। ठीक है ना? वो कब का टाइम था जब संघर्ष आज से भी ज्यादा था। संघर्ष किस लिहाज से है? जॉब का संघर्ष नहीं, चीजों को प्रेजेंट करने का कोई प्लेटफॉर्म वहां पे नहीं था। आज के समय में आपकी जो भी प्रतिभा है आप यूट्यूब के माध्यम से, रील के माध्यम से भी हैं आगे पहुंचा ही देते हो, और आपको प्लेटफॉर्म भी बहुत मिलता है, गेम में मिलते हैं, कंपटीशन दुनिया भर के हो चुके हैं जहां पर आपको जाना होता है। तो हमारे लिए तो ये एक तरीके से बुद्धि के लिहाज से भगवान तो ले ही है, और क्योंकि हम मैथ्स के ही टीचर हैं तो हमारे लिए तो ये मतलब भगवान ही समझ लो, क्योंकि इतनी बुद्धि एक साधारण इंसान के पास नहीं होती। जो कैलकुलेशन करने में हम 5 से 6 दिन लगाते थे, मात्र वो आधे घंटे के अंदर कर लेते थे ऐसी सब कैलकुलेशन। और जो इसका योगदान है आपको भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। यहाँ तक नहीं, कम से कम अपनी बुद्धि का यूज करते हुए मैथ्स के लिए कुछ करें अपनी लिए ही, और ज्यादा ना बोलते हुए। बस इतना ही कहना चाहूंगा।